करंटली मार्केट में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का नंबर बढ़ते जा रहा है और इसी के साथ साथ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की कंफ्यूजन भी बढ़ते जा रही है। अब इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो मार्केट में बहुत सारी म्यूचुअल फंड की स्कीम है जहां पर आप लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं। लेकिन अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है या 2 से 3 म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है तो उन म्यूचुअल फंड की स्कीम का पता कैसे लगाते हैं, इस बात को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। लेकिन एक मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड की स्कीम को कैसे सेलेक्ट करते हैं, कौन सा वो म्यूचुअल फंड है जहां पर आपको अट्रैक्टिव और सस्टेनेबल रिटर्न कमाने को मिलेंगे, मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं कि म्यूचुअल फंड की स्कीम को कैसे सेलेक्ट करते हैं और क्या-क्या पैरामीटर्स चेक करते हैं। बाय द वे, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तब वहां पर हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि उस म्यूचुअल फंड ने कितने रिटर्न्स दिए हैं। ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग उसी म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां पर अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिले, मतलब कि रिटर्न्स का जो परसेंटेज है वो ज्यादा होगा, तब वहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम के रिटर्न अच्छे नहीं है तब वहां पर हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। लेकिन सबसे पहले यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों का लॉन्ग टर्म का टाइम पीरियड होना चाहिए 3 से 5 साल के बीच का। मतलब कि अगर आप लोग एसआईपी के थ्रू भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड 5 इयर्स का होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तब भी आपका इन्वेस्टमेंट का जो टाइम पीरियड है 3 से 5 साल के बीच का होना चाहिए। अगर आप लोग 3 से 5 साल के बीच का टाइम पीरियड सेलेक्ट नहीं करते हैं तब आपके लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। लेकिन जब रिटर्न्स की बात आती है तो हम लोगों को कौन से रिटर्न्स देखने हैं। अगर आप लोग कभी म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को एनालाइज करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में कैसा परफॉर्म किया है, पिछले 3 साल में कैसा परफॉर्म किया है और 5 साल में कैसा परफॉर्म किया है। काफी बार ये देखा जाता है कि कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम है जो शॉर्ट टर्म में भी अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमा कर दे रही है। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको 5 ईयर के रिटर्न को ऑब्जर्व करना है। आपको हर एक म्यूचुअल फंड की स्कीम के 5 ईयर के रिटर्न को कंपेयर करना है और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि कौन से म्यूचुअल फंड की स्कीम में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन यहाँ पर भी एक कैच है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब 5 ईयर के रिटर्न को देखते हैं कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने 5 ईयर में इतने रिटर्न दिए हैं। देखो, रेफरेंस के लिए आप लोग 5 ईयर का डेटा देख सकते हैं और पिछले 5 सालों में कितने रिटर्न्स दिए हैं ये देख सकते हैं। लेकिन किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उस म्यूचुअल फंड का 1 ईयर का रिटर्न देखना है। आपको उस म्यूचुअल फंड की स्कीम का CAGR रिटर्न देखना है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखना है, मतलब कि हर एक साल उस म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स पर आपको कितनी ग्रोथ दिखाई देती है। अब ऑब्वियसली बात है कि जिसकी ग्रोथ ज्यादा होगी वहां पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो उसके बाद आपको सेकंड इंपॉर्टेंट चीज चेक करनी है AUM। आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न इस बात पर भी डिपेंड करते हैं कि आपने जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है उस म्यूचुअल फंड का असेट अंडर मैनेजमेंट कितने हैं। अगर मैं आपको असेट अंडर मैनेजमेंट को आसान भाषा में समझाऊं तो इसका मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है, पर्टिकुलर फंड हाउस जो है उस म्यूचुअल फंड की स्कीम के अंडर कितने पैसे जमा कर चुका है और कितने पैसे उस म्यूचुअल फंड की स्कीम के अंडर डिपॉजिटेड है मार्केट में। उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम के अंडर कितने सारे फंड्स मार्केट में इन्वेस्टेड हैं। अब शायद आप ये कहेंगे कि जिस म्यूचुअल फंड स्कीम का असेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा होता है वहां पर रिटर्न ज्यादा मिलते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का असेट अंडर मैनेजमेंट कम है तो वहां पर रिटर्न्स कम मिलते हैं। काफी हद तक ये सही होता है, लेकिन हर बार ये बात सही नहीं होती है। इवेंचुअली देखा जाता है कि किसी पर्टिकुलर स्कीम के असेट अंडर मैनेजमेंट कम होने के बावजूद भी अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिल रहे हैं वहां पर। और काफी बार ऐसा भी देखा जाता है कि किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम का असेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा होने के बावजूद भी अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को नहीं मिलते हैं। तो डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस पर और मार्केट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। असेट अंडर मैनेजमेंट की वैल्यूएशन पर आपके रिटर्न डिपेंड करते हैं कि नहीं। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी का असेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा है तो वहां पर लिक्विडिटी होती है, मतलब कि कभी इमरजेंसी पड़ी और आपको आपके फंड को विड्रॉ करना है तब यहां पर म्यूचुअल फंड के यूनिट को विड्रॉ करने की रिक्वेस्ट दे सकते हैं और विद इन 2 to 3 डेज आपका ट्रांजैक्शन का जो एग्जीक्यूशन है वो हो जाता है और आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं और आपको वहां से रिडीम करने होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर किसी पर्टिकुलर स्कीम का असेट अंडर मैनेजमेंट कम होता है, जैसे कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे कि मार्केट में करंटली बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड की स्कीम है जहां पर उनका असेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो बहुत कम है। तो असेट अंडर मैनेजमेंट कम होने की वजह से लिक्विडिटी का इश्यू फेस करना पड़ता है। जब आप रिक्वेस्ट डालते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि 15 डेज तक आपकी रिक्वेस्ट पास नहीं होती है, आपके फंड्स क्लियर नहीं होते हैं, क्योंकि मार्केट में उन म्यूचुअल फंड की स्कीम में उतनी ज्यादा लिक्विडिटी नहीं होती है। इसके बाद थर्ड चीज आती है एक्सपेंस रेशियो। देखो, म्यूचुअल फंड की स्कीम को मैनेज करने के लिए जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है वो फंड मैनेजर्स को हायर करती है और फंड मैनेजर की अपनी अलग टीम होती है जो फंड्स पर रिसर्च करती है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पर रिसर्च करती
करती हैं, अलग अलग कंपनीज के शेयर्स पर रिसर्च करती हैं टाइम टू टाइम। तो इन सारे रिसर्च प्रोसेस में थोड़ा बहुत खर्चा हो जाता है, तो इन खर्चे को कवर करने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनीज जो है वो इन्वेस्टर्स के पास से एक्सपेंस रेशियो चार्ज करती हैं, मतलब कि एक छोटा सा चार्ज है आपके म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने के लिए। और अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको हमेशा ही उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो चेक करना है, और अगर उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कम है और कंपैरेटिवली उसके रिटर्न्स थोड़े से ज्यादा हैं, तब वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन इसके अपोजिट केस में अगर किसी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है लेकिन रिटर्न्स उतने ज्यादा नहीं होते हैं, तो ऐसे म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को अवॉइड करना है, क्योंकि जितना ज्यादा आपके म्यूचुअल फंड की स्कीम का एक्सपेंस रेशियो होगा उतने कम रिटर्न आपको कमाने को मिलेंगे। इसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है अल्फा ऑफ अ म्यूचुअल फंड। किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम का अल्फा ये शो करता है कि उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम ने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितने रिटर्न्स दिए हैं, रिटर्न्स कम है कि ज्यादा है ये भी शो करता है, और इसकी वजह से पता चलता है कि पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करने पर रिस्क कितना होता है। रिस्क को कहते हैं बीटा फैक्टर, और ये हमारा पॉइंट नंबर 5 है। रिस्क के साथ साथ हमें वोलेटिलिटी भी चेक करनी पड़ती है किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको इनिशियली बताया कि अगर किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम में वोलेटिलिटी कम होगी तब वहां पर आपको विड्रॉवल्स का ऑप्शन थोड़ा लेट हो जाएगा, विड्रॉवल्स आपके डिले होने लगेंगे। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम में वोलेटिलिटी अट्रैक्टिव है तब यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट्स के स्टेक को विड्रॉ करने पर आपका जो फंड है वो काफी जल्दी रिलीज हो जाएगा। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन पांचों फैक्टर को ऑब्जर्व करना, और अगर आप लोग इन 5 फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड की स्कीम का पता लगाने में बहुत ही आसानी होगी। और अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डिमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप लोग डिमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इस चैनल पर आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।